वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का टॉपिक है हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें, अगर कोई एक लिक्विड है, इसकी ये वेपर्स हैं और ये इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, तो जो प्रेशर लगाती हैं वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस वेपर प्रेशर से ज्यादा है। क्लियर? तो बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि ये वेपर्स बढ़ जाएं और ये वाला प्रेशर और ये प्रेशर बराबर हो जाए, तो वेपर्स को कैसे बढ़ाएं? ऑब्वियसली वेपोराइजेशन इज ए एंडोथर्मिक फिनोमिना, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, यहां से वेपर्स बढ़नी शुरू हुई। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर्स बढ़ेंगी। कोई ना कोई एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर जिसे हम जनरली T0B से शो करेंगे यहां, वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम दोबारा डेफिनेशन बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? यानी अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल दिया तो वेपर प्रेशर्स, यानी या ये कहें कि कम टेम्परेचर पे भी इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने पे बॉइलिंग पॉइंट बदला जाएगा। जैसे जब पहाड़ों पे जाते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड्स मूव करते हैं, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसीलिए पहाड़ों पे चीजें जल्दी बॉयल हो जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इज इट क्लियर? अब बच्चों, ये वेपर प्रेशर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा था। जितना ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, यहां का फोर्स ज्यादा है, वेपर्स कम। और अगर ये वेपर्स कम हैं तो और ज्यादा हीट करना पड़ेगा और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी वेपर्स कम होंगी या वेपर प्रेशर कम होगा। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, या फिर कहें उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक, एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। पहले बच्चों, ये पिछला अगर आपने देख रखा है वीडियो और उसके एग्जाम्पल ध्यान है तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक वो प्राणी आप में से कोई जो हर महीने थोड़ा बहुत सेव कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी करके याद आ गया होगा, 5 करोड़ सेव कर रहा है। लेट सपोज उसने कुछ आर्टिकल खरीदने की सोच ली है, कोई भी छोटा मोटा आर्टिकल खरीदने की सोच रहा है। लेट सपोज 25 करोड़ का आर्टिकल खरीदने की सोच रहा है। क्लियर? और इस समय इस कंडीशन में ये 5 करोड़ मंथली सेव कर रहा था। ठीक है, 30 दिन काम करके इतना सेव कर रहा था और इसे इस वैल्यू तक पहुंचना है, 5 है 25 तक पहुंचना है। तो इसने वर्किंग बढ़ाई, एनर्जी, एफिशिएंसी, टाइम और मेहनत की, और तब कहीं जाके ये जो और मेहनत की तब कहीं जाके इसके बराबर आया है। इज इट क्लियर? लेट सपोज ये पहले 8 आवर्स अ डे काम करता था, अब ये 12 घंटे काम कर रहा है, तब इस वैल्यू पे पहुंच रहा है। व्हाटएवर। इज इट क्लियर? टेम्परेचर से रिलेट करिएगा। अब कोई और दूसरा प्राणी है, वो लेट सपोज 1 करोड़ ही महीने में बचा रहा है, 1 करोड़, उसे 25 तक जाना है। तो क्या ये वाला प्राणी, लेट सपोज ये ए था और अब ये बी है, जो 1 करोड़ महीने में बचा रहा है और जो पहले 25 बचा रहा था, सॉरी 5 बचा रहा था, दोनों को 25 तक पहुंचना है। तो बच्चों, इसको बी को ए से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर?
दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर की भाषा में आ जाएं या बॉइलिंग पॉइंट के लैंग्वेज में आए, यहां पे दो अलग अलग लिक्विड हैं बेटा। लिक्विड अलग है लेकिन एटमॉस्फेयर तो दोनों के लिए सेम है। समझ में आया? एटमॉस्फेयर दोनों के लिए सेम। सपोज यहां का प्रेशर एनी वैल्यू, इसका इनिशियल प्रेशर लेके चल रहे हैं 600 mmHg है और एटमॉस्फेयर प्रेशर मान लिया 760 mmHg है, तो इसे 600 से 760 तक हीट करना पड़ेगा। ओके, कोई एक टेम्परेचर T आ गया, तब ये हीट हुआ। और लेट सपोज इसका प्रेशर, जो B नाम का लिक्विड है, इसका प्रेशर 400 mmHg है, तो इसे भी हीट करेंगे तब ये आएगा। लेट सपोज ये T डैश टेम्परेचर तक हीट किया, तब ये 760 तक आया। तो विच इज मोर, T और T डैश, कौन सा ज्यादा होगा? क्लियर है? तो ये वाले क्वेश्चंस कंसेप्चुअल कहलाते हैं। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो लैंग्वेज में आ जाएंगे। 600 से 760 जाने में इतना टेम्परेचर है, 400 से 760 जाने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो ये साइन यहां आएगा। तो ये हुआ पहला पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक छोटा सा रिकैप कर लीजिए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर कम होगा, या ये भी कह सकते हैं जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है या पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये रहा लिक्विड सॉल्वेंट, और इसके अंदर आ गए हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आते ही इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। याद आ गया? क्योंकि ये सरफेस पे आ गए, सरफेस पे वेपोराइजेशन हिंडर्ड हुआ है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। पर मोल का प्रेशर जब हम निकालेंगे तो ये कम हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर तो बेटा अभी भी वहीं का वहीं है, ये तो कम नहीं हुआ, ये कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। अब अगर इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, किससे? प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, अब सॉल्यूशन बनने के बाद वो प्रेशर कम हो गया। अब हमें अगर बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए तो यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हमें इस वेपर प्रेशर को ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर पहले प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट T0 था और अब हमें इसको बॉयल ज्यादा करना पड़ा है, और अब का बॉइलिंग पॉइंट लेट सपोज T डैश है। पहले का बॉइलिंग पॉइंट T0 था प्योर सॉल्वेंट का, और नॉन वॉलेटाइल के बाद T डैश आ गया, तो ये जो डिफरेंस था, ये जो डिफरेंस हुआ, जितना हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी, दिस डिफरेंस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला डिफरेंस बेटा हमारा कहला रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर समझिए क्या कहना चाहते हैं, ग्राफ की लैंग्वेज में देखते हैं। बच्चों ये एक्सिस है प्रेशर, दिस इज प्रेशर एक्सिस, और ये एक्सिस आपकी टेम्परेचर है। हमने पहले वैल्यूज ले ली हैं प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट में टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज रखी, तो ये ग्राफ आया। और लेट सपोज यहां का प्रेशर, दिस वन, ये वाला जो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 1 एटमॉस्फेयर है। और अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर हमारा है, तो बेटा इस समय का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो टेम्परेचर जिस समय वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो वो टेम्परेचर आपका क्या कहला रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
अब बेटा हमने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, उसकी वैल्यूज रखी, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इसके नीचे से ड्रॉ होगा। क्लियर है? क्यों? देखने का तरीका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट की वेपर्स ज्यादा होंगी और जब नॉन वॉलेटाइल आएगा तो वेपर्स कम हो जाएंगी। तो ये ग्राफ नीचे से ड्रॉ हुआ, ये आ गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कहने का मतलब हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब बच्चों क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो अभी भी यहीं पे आएगा, यानी कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यही है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट होके यहां आ गया। दैट मींस इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसे कह दिया हमने डेल्टा टीबी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार ग्राफ को फिर देखिए, ये रहा प्रेशर एक्सेस, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया है हमने, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पे आता है या वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हमें पहले से ज्यादा हीट करना पड़ा और नया बॉइलिंग पॉइंट यहां आ गया। ये जो डिफरेंस था ये कहलाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते रहिए, दिमाग में रोटेट कीजिए, समझ में आएगा। आपकी कमाई थी 5 करोड़, चाहिए थे 25 करोड़। अब आपके यहां एक दोस्त आ गया, याद है ना, वो दोस्त जो 1 महीने में 1 करोड़ खर्चा करवा रहा है। अब अगर दोस्त वहां मौजूद है तो आपकी बचत 5 से कम होकर 4 हो गई। अब 25 तक जाना और मुश्किल हो गया। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क मोर, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली ये देखा गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, रिपीट किया, तो ये देखा ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये एक्सपेरिमेंट से आया है कि ये किस कंसेंट्रेशन टर्म्स के प्रोपोर्शनल है। तो जितनी मोलैलिटी ज्यादा होगी उतना एलिवेशन ज्यादा होगा। क्लियर? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब यहां मोलैलिटी में ये नहीं, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट तो आया ही नहीं, तो इसीलिए ये सिर्फ मोल्स के नंबर पे डिपेंड कर रही है या नंबर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन मोलैलिटी या नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो यहां एक केबी वर्ड आ गया। दिस इज टर्म्ड एज, इस केबी को हम कह देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है भाई? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। ऐसे डेफिनेशन बना लीजिए। अगर मोलैलिटी 1 हो, इसे भी एलोबरेट कर सकते हो। व्हाट इज मोलैलिटी 1? 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो। 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, उस समय जो भी एलिवेशन मिला दैट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है दैट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या आ गई बेटा? टेम्परेचर की यूनिट आप केल्विन लिख सकते हैं और डिवाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप मोल पर केजी कहते हैं या डायरेक्ट मोलल भी कह सकते हैं। तो केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल कह देंगे या केल्विन केजी पर मोल। इज इट क्लियर? तो केल्विन किलोग्राम पर मोल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल। अब दिख रहा है? बोलिए बेटा, क्लियर है? व्हाट इज केबी? तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं क्योंकि यहां लिखता हूं फिर। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अगर किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सिर्फ जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इक्वल्स टू टी डैश बी, बात का सॉल्वेंट का, बात के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का जो है, ये डिफरेंस कहला रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालो चाहे केल्विन में, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस वही आएगा। डन। और ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी के बी, या नाम आ गया के बी, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 or 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent। या न्यूमेरिकली फॉर्मूले से भी केबी आप निकाल सकते हैं, R T नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। अब यहां R मैं कैलोरीज में ले रहा हूं, LV भी हम कैलोरीज में ले रहे हैं, पर मोल में ले रहे हैं। और वाटर के लिए अगर आप ये वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू 2, वाटर का प्योर बॉइलिंग पॉइंट 373.15 भी है बेटा 1000, और LV वाटर का 540 ले लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉल्व करके देख लीजिएगा, नियरली 0.51 समथिंग आएगा, 0.512 वाटर की वैल्यू होती है, यूनिट वही हो जाएगी केल्विन पर मोलर। ये वाटर के लिए केबी आया। तो पहला टर्म हुआ व्हाट इज केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और न्यूमेरिकली भी इसे ऐसे निकालेंगे। वाटर के लिए वैल्यू आप थोड़ा ध्यान रखिए, वाटर के लिए जनरली पूछ ली जाती है। फॉलोड बाई, बच्चों एक वर्ड और दिया गया है यहां पे, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक मोलल है, एक मोलर है। ये वैसे तो कॉम्पिटिटिव में ही ज्यादा आता है, 12th स्टैंडर्ड में कम ही आएगा बेटा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब मोलैरिटी से नहीं है, इट इज 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। बेटा जरा ध्यान रखना, यहां 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, यानी कंसेंट्रेशन पहले से इसके मुकाबले कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा हो गई। यहां 1 मोल 1 kg में था, यहां 1 मोल 100 ग्राम सॉल्वेंट में है, तो 10 टाइम्स वैल्यू ज्यादा आएगी। इसलिए वाटर के लिए या इन जनरल याद रख लीजिए, एक केबी डैश कह दिया, मोलर को मैंने कह दिया केबी डैश, और मोलर को हमने कहा था के बी। तो मोलर की वैल्यू का 10 टाइम्स मोलर की वैल्यू आएगी। तो जनरली इसको अगर हम 0.512 कह रहे थे, 0.512, तो बेटा ये वाली वैल्यू हो गई 5.12, ठीक है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, वैसे 12th स्टैंडर्ड में कंफ्यूज नहीं कराएंगे मोलर और मोलल में, लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है तो वो मोलल से 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक। फॉलोड बाय, जनरली इस मेथड का यूज हम करते हैं टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालने के लिए। तो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैसे आएगा, इस मोलैलिटी को भी एलॉबरेट कर दें। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी, मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहां हो गया ग्राम मोल्स या मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब और एलोबरेट कर दें, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो बेटा ये आ गया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट है। या अगर हम मोलिकुलर वेट इधर ले जाएं, दैट इज खाली इंटरचेंज करके लिख रहे हैं, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। फिलहाल इतने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो गलतियां होती हैं बच्चों को क्या है, कई बार बच्चे जब सॉल्व करते जाते हैं तो लास्ट स्टेप में आके भूल जाते हैं उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है या एलिवेशन। अगर एलिवेशन पूछा है तो यहां से ये आंसर आ गया, और अगर उन्होंने फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो जरा ये ध्यान रखना तुमने एलिवेशन निकाला है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो टी नॉट को ले जाके ऐड करना मत भूलिएगा। एक चीज ऐसे ही कई बार वो देते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन
और हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, 393 हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया जो डिफरेंस 20 है खाली वो यहां पुटअप करिएगा, ऐसा ना हो 393 ही पुटअप कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सतर्क रहिएगा पुटअप क्या करना है। बाकी मोलैलिटी से ये फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम इज द ओनली फॉर्मूला। आपको वेट परसेंट हो सकता है गिवन हो, वेट परसेंट को मोलैलिटी में चेंज करिए और वो यहां पे प्लेस कर दीजिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहले आप मोलैलिटी को या डेल्टा टीबी को ठीक से देख लीजिए।